रंजनपुर कहकर एक गांव में सुधीर नामक एक गरीब आदमी का ढाबा था, जहां वो स्वादिष्ट खाना बनाकर पैसे कमाता। उसका भाई राजेश भी उसकी इस काम में मदद करता। लेकिन इस बार गर्मी का कहर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लोग दिन में अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते, और ग्राहक अगर ढाबे में आना भी चाहें तो भी वो नहीं आते, क्योंकि दोपहर के समय ढाबा भी बहुत गर्म हो जाता और उस तड़कती भड़कती गर्मी में खाना खाना कोई पसंद नहीं करता। राजेश और सुधीर दोनों भाई बहुत दुखी हो जाते हैं। इस बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है। इस गर्मी के कारण ही हमारे ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। अब इस परेशानी का क्या तोड़ निकाले हम सुधीर भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या ही करें राजेश, हमें तो अब गर्मी के खत्म होने का इंतजार करना होगा। अब हम इतने अमीर तो हैं नहीं जो अपने ढाबे पर एसी या कूलर लगाएं। हाँ भैया, आप सही ही कह रहे हैं। सुधीर और राजेश विचार करते हैं कि वो दोनों अब ढाबे को बंद करेंगे और कुछ नया बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन तभी सुधीर की बीवी अमृता और राजेश की बीवी जानकी उन्हें रोकती है। सुधीर जी, देवर जी, ये आप दोनों क्या करने जा रहे हो? आपको पता है ना, ढाबे को बंद करने के बाद हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अब हम और क्या ही कर सकते हैं भाभी। जो नुकसान अब हम रोज झेल रहे हैं उससे तो अच्छा है कि एक बार में ही सारा नुकसान झेल लें। हाँ अमृता। नहीं जेठ जी, आप दोनों चिंता मत कीजिए। हम अब ढाबे पर कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे ढाबा ठंडा रहे और उस ठंडक का एहसास लेने के लिए लोग हमारे ढाबे में आए। जानकी और अमृता दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ढाबे के चारों तरफ की खिड़कियों पर गीला कपड़ा टांगती हैं, जिसके चलते पूरा ढाबा ठंडा रह सके। और सच में ढाबा ठंडा हो जाता है। अरे वाह, इस पुराने नुस्खे से तो सच में ढाबे में ठंडक आ गई। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी सुकून भी महसूस हो रहा है। देखा, हम देवरानी जेठानी हैं ही कमाल के, क्यों जेठानी जी? हाँ जानकी। लेकिन अमृता और जानकी के इस नुस्खे के बाद भी ढाबे में ग्राहक नहीं आते, जिस कारण राजेश और सुधीर फिर से उदास हो जाते हैं। ये क्या, अब तो ढाबे में ठंडक होने के बावजूद भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। लगता है अब हमें ढाबे का फैसला ले लेना चाहिए। यूं रोज रोज का नुकसान हम कब तक झेलते रहेंगे भैया। अभी तो गर्मी बस शुरू ही हुई है, अब और कितना लंबा समय बाकी है। ऊपर से हमारी बोनी भी नहीं हो रही है। हाँ राजेश, अब तो ढाबे पर ताला लगाने के सिवाय हमारे पास और कोई पर्याय बचा ही नहीं है। सुधीर और राजेश अपना ढाबा बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर पर ही रहने लगते हैं। सुधीर और राजेश की बूढ़ी माँ अनुजा कहती हैं, चिंता मत करो बच्चों, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब ठीक होगा तो पहले से भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यकीन करो बेरा, बस ऊपर वाले पर अपना विश्वास कम मत होने देना। राजेश और सुधीर दोनों को घर चलाने के लिए काम करना बहुत जरूरी था, इसीलिए वो दोनों कई जगहों पर जाकर काम ढूंढते हैं, कई जगहों पर जाकर इंटरव्यू देते हैं। लेकिन अफसोस, उन्हें एक भी जगह काम नहीं मिलता। वो दोनों इस बात से बहुत निराश हो जाते हैं। पिछले एक हफ्ते से इस भीषण गर्मी में काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक काम नहीं मिला। क्या दिन आ गए हैं। पता नहीं अगले कुछ महीने कैसे बीतेंगे। मुझे तो बहुत चिंता सता रही है अभी से। एक दिन सुधीर एक अखबार में एक कुकिंग कंपटीशन के बारे में पढ़ता है। अरे वाह, एक कुकिंग कंपटीशन, और जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 35 लाख रुपए। ये तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है। भैया, आपको इस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही होगा। ये कंपटीशन आपके लिए है भैया। हाँ जेठ जी, राजेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कंपटीशन आपके लिए है, क्योंकि आप जैसा बढ़िया और स्वादिष्ट खाना कोई बना ही नहीं सकता। जा बेटा जा, जीता। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, फिर चाहे तू कहीं भी चला जाए। ये खास मौका अपने हाथ से जाने मत देना सुधीर जी। इस कंपटीशन को जीत कर ही आना। घर वाले सुधीर को कंपटीशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और सुधीर उस कंपटीशन में भाग ले लेता है। वहाँ पर देश के बहुत बड़े बड़े जजेस आते हैं और एकदम राजसी सजावट की गई होती है। सुधीर बहुत घबराया हुआ था। नमस्ते। आज इस प्रतियोगिता में जो व्यक्ति सबसे अनोखी, सबसे स्वादिष्ट और सबसे लजीज खाद्य पदार्थ बनाएगा, वही विजेता घोषित किया जाएगा। तो अब आप सभी का समय शुरू होता है। अब सुधीर ने अपने साथ माता रानी की छोटी सी मूर्ति लाई होती है, जिसे वो अपने साथ रखकर खाना बनाता है।
वो भगवान का नाम लेता है और शुरू हो जाता है। सभी प्रतियोगी जी जान लगा देते हैं। वहाँ सुधीर का परिवार उसकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहा होता है और जब नतीजा सुनाने की बारी आती है तब सभी जजेस को सुधीर के डिशेस ही बहुत पसंद आते हैं और सुधीर वो कुकिंग कंपटीशन जीत जाता है और उसे पूरे 35 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है। जज अखिलेश को सुधीर का खाना बहुत पसंद आता है। सुधीर, कहाँ चुप बैठे हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है क्या इस बात का कि तुम कितना अच्छा खाना बनाते हो? तुम हीरा हो, हीरा। धन्यवाद अखिलेश सर, आप जैसे नंबर 1 मास्टर शेफ के मुंह से ये तारीफ सुनकर तो मेरा खाना बनाना सार्थक हो गया। तुमने पुराने जमाने के महाराजाओं के जमाने की खोई हुई डिशेस बनाई हैं। मीठे से लेकर तीखे तक, खट्टे से लेकर कड़वे तक, हर एक चीज एकदम परफेक्ट है तुम्हारी। सुधीर, मैं तुम्हारे साथ एक कुकिंग शो बनाना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो? ये सुनकर तो सुधीर की खुशियां सातवें आसमान पर होती हैं। वो तुरंत हाँ कह देता है। जी सर, मैं आपके साथ कुकिंग शो करने के लिए तैयार हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य ही होगा। ग्रेट देन। सुधीर अब अखिलेश के साथ कुकिंग शो बनाता है और वो उसमें तरह तरह के पदार्थ बनाता है। और तो और कंपटीशन में जीते 35 लाख रुपयों से वो गांव में अपने रेस्टोरेंट भी बनाता है जिनमें कूलर्स और एसी लगे हुए होते हैं। जानकी, माँ, भाभी, जल्दी आइए, सुधीर भैया टीवी पर आने वाले हैं, 8 बजने वाले हैं। सुधीर के परिवार वाले उसका कुकिंग शो देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हमें जरूरत होगी थोड़ी चुकंदर रस और पुदीने की। ये रेसिपी करीबन 674 साल पुरानी है, जब राजा गोविंदनाथ ने अपनी बेटी के लिए ये बनाई थी। हाय, नजर ना लगे मेरे बेटे को। थू 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 थू। आखिरकार इन्होंने कर दिखाया। सुधीर की तरक्की देखकर राजेश को अब जलन होने लगती है और वो जायदाद का बंटवारा करने की बात करता है। ये तू क्या कह रहा है राजेश? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ भैया, मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है। मुझे बस अपना हिस्सा दे दीजिए और जानकी और मुझे अलग रहने दीजिए। राजेश की ये बात सुनकर सुधीर, अमृता और अनुजा को बहुत बुरा लगता है। राजेश और जानकी दोनों अलग हो जाते हैं और अपना जीवन यापन खुद करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ राजेश और जानकी को जलन के बदले अपनों की कमी महसूस होने लगती है और वो दोनों फिर से अपने घर लौट आते हैं और राजेश और सुधीर दोनों भाई फिर से एक साथ मिलकर अपने रेस्टोरेंट को संभालते हैं। और सुधीर अपने कुकिंग शो से बहुत मशहूर हो जाता है और आगे जाकर वो भी एक मास्टर शेफ बन जाता है। प्रेमेंद्र एक गरीब आदमी था जो गांव में एक स्कूल में प्यून की नौकरी करता। वो अपनी बीवी देवयानी और छोटी बेटी कीर्ति के साथ रहता था। एक दिन घर पर अचानक से आग लग जाती है और देवयानी उस आग में जल जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देवयानी की मृत्यु के बाद प्रेमेंद्र कीर्ति को अकेले ही संभालता है और उसे एक माँ और पिता दोनों का प्यार देता है। ए कीर्ति बिटिया, ये रहा तुम्हारा टिफिन। आज मैंने तुम्हारी पसंद का बर्गर बनाया है, नए ओवन में बनाया है। तुम्हें पसंद आएगा बिटिया। थैंक यू पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। और तुम दुनिया की बेस्ट बेटी हो बिटिया। प्रेमेंद्र गरीब होकर भी अपनी बेटी को हर एक खुशी देता है। वो ओवर टाइम करने लगता है ताकि वो थोड़े और पैसे कमा सके और बेटी को किसी चीज की कमी न पड़ने दे। जब कीर्ति का जन्मदिन आता है तभी, थैंक यू पापा, इतनी महंगी और सुंदर ड्रेस मुझे गिफ्ट करने के लिए। अब मैं पार्टी में इसी ड्रेस को पहनूंगी और सबको जलाऊंगी। ओके बिटिया, तुम खुश तो मैं खुश। अपनी संतान की खुशी में ही एक पिता की खुशी होती है। कीर्ति अपने जन्मदिन पर वो सुंदर ड्रेस पहनती है। उसके सभी दोस्त उसकी तारीफ करते हैं। प्रेमेंद्र बहुत अच्छा खाना भी बनाता था और वो अपने हाथों से कीर्ति के लिए उसकी मनपसंद डिशेस बनाकर देता। चलो कीर्ति बिटिया, रात हो चुकी है, मैं तुम्हारी चंपी कर देता हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारी चंपी नहीं की। हाँ पापा, ये लो तेल की शीशी। प्रेमेंद्र कीर्ति की चंपी करता है और उसकी चोटियां बनाता है। कीर्ति बिटिया, तुम्हारी माँ की तरह तो मैं तुम्हारी चोटी नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी मुझसे जितना जो हो सके मैं उतना करता हूँ। पापा,
सच कहूँ तो आपके कारण मुझे माँ की कमी नहीं खलती। आप मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखते हो, इतना अच्छा खाना बनाते हो, इतनी अच्छी चंपी करते हो, इतनी सुंदर सुंदर चोटी बनाते हो। मेरी प्यारी बच्ची। प्रेमेंद्र कीर्ति की पढ़ाई के लिए हर महीने एक्स्ट्रा पैसे इकट्ठा करने लगता और उसे गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजता है। जब कीर्ति बड़ी हो जाती है तभी वो अपने घर और देवयानी के जेवरों को बेचकर पैसे जुटाता है और उसे शहर पढ़ने भेजता है। वो अब एक छोटे से किराए के मकान में रह रहा होता है। हे ईश्वर, मेरी बेटी को सही सलामत रखना, उसकी रक्षा करना। वो एक अनजान शहर में गई है। प्रेमेंद्र कीर्ति की पढ़ाई के लिए बहुत प्रार्थना करता है। 2 से 3 सालों बाद कीर्ति की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वो शहर में ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगती है, जहां पर वो उस कंपनी के बॉस माहिर से मिलती है। माहिर और कीर्ति दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। वहां गांव में बूढ़ा प्रेमेंद्र जिस स्कूल में इतने सालों से काम कर रहा होता है, वो स्कूल बंद हो जाता है, जिस कारण प्रेमेंद्र अब घर पर ही रहने लगता है। धीरे धीरे उसके पास जितने पैसे थे वो सब खत्म होने लगते हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? बुलाऊं तो किसे बुलाऊं मदद के लिए? कीर्ति ने भी 3-4 महीनों से फोन नहीं किया। अपने बूढ़े गरीब पिता की तो कुछ पड़ी ही नहीं है उसे। प्रेमेंद्र बेचारा रोज कीर्ति को फोन किया करता, लेकिन कीर्ति ने उसका नंबर ब्लॉक करके रख दिया था। अब वो एक अमीर आदमी की बीवी हो चुकी थी। कीर्ति, मेरे माँ पापा तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पापा की याद नहीं आती क्या? आती है माहिर, लेकिन अब मेरी लाइफ ने 360 डिग्री का ट्विस्ट ले लिया है। अब मैं अमीर हो गई हूँ, इसीलिए मेरी लाइफ में अब गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, फिर चाहे वो मेरे पापा ही क्यों ना हो। That's like my wife. Very good, कीर्ति। घमंडी माहिर के साथ शादी करके कीर्ति को भी अब अमीरी का घमंड आ चुका था। प्रेमेंद्र के पास कुछ पैसे नहीं बचते और तभी वो अपनी बेटी को फोन लगाता है, लेकिन बेटी ने तो पिता को ब्लॉक कर रखा था। फिर एक दिन प्रेमेंद्र गांव के टी स्टॉल पर 2 आदमियों को अखबार पढ़ते देखता है और उसमें अपनी बेटी कीर्ति को देखता है, वो भी माहिर के साथ। अरे, ये तो कीर्ति है, मेरी बेटी। ये बिजनेस अवार्ड, बाप रे बाप, मेरी बेटी जीवन में कितनी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन ये क्या? इसकी मांग में ये सिंदूर, ये क्या लिखा है? माहिर चोपड़ा और उनकी बीवी कीर्ति चोपड़ा को मिला बिजनेस अवार्ड। कीर्ति ने शादी कर ली है, ये जानकर प्रेमेंद्र चौंक जाता है। उसके हाथ से वो अखबार गिर जाता है और वो कुछ देर के लिए स्तब्ध ही रह जाता है। नहीं, मेरी बेटी मुझे इस तरह पराया नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। कीर्ति, ये तूने क्या कर दिया बिटिया? प्रेमेंद्र अखबार से कीर्ति की कंपनी का नाम देख उसका पता ढूंढता है और वो शहर में उस कंपनी में जाता है। जब कीर्ति और माहिर कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तभी प्रेमेंद्र वहां पर सिक्योरिटी को धक्का मारकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर घुस जाता है और कीर्ति से बोलता है, कीर्ति बिटिया, ये तूने क्या किया? तुझे मैंने इतने नाजों से पाला और तूने अपने बाप के साथ ये किया। अमीर होने के बाद तू अपने गरीब बाप को ही भूल गई बिटिया। ये तूने सही नहीं किया, ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया। मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुंची है बिटिया। कीर्ति और माहिर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि प्रेमेंद्र का ये तमाशा देखकर सारे क्लाइंट्स उठकर मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। ये क्या तमाशा किया आपने? इतनी इंपॉर्टेंट डील थी, आपकी वजह से हाथ से निकल गई। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर फेंकिए। तू अपने बाप को ही बाहर निकाल रही है? हाँ, क्योंकि अब मेरी लाइफ में आप जैसे गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, बहुत अमीर हो चुकी हूँ, इसीलिए अब मुझे अपनी लाइफ में कोई कचरा नहीं चाहिए। निकल जाइए मेरी कंपनी से पापा, और प्लीज भूल जाइए मुझे। अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। सिक्योरिटी, इस बुड्ढे को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेमेंद्र को धक्के मारकर बाहर निकालते हैं और वो बुरी तरह गिरता है। वो रोते रोते गांव लौट आता है। अपनी बेटी से मिले इस धोखे को वो सह नहीं पाता
लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपना एक छोटा सा ठेला लगाकर खाना बेचने लगता है और पैसे कमाने लगता है। अरे बहुत बढ़िया कढ़ी चावल है परमेंद्र भाई, तुम इतने अच्छे शेफ हो। तुम्हारे इस गुप्त हुनर के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। हाँ, अरे भाई इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हो, सल्यूट है आपको परमिंदर काका। अब क्या करें, जब अपना ही खून आपको धोखा दे दे तो फिर खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन अचानक से माहिर और कीर्ति का बिजनेस लॉस में चला जाता है, जिसके बाद उन्हें बंगला, गाड़ी और अपनी सारी संपत्ति बेचकर उससे नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है और वो कहीं के नहीं रह जाते। तभी अचानक से वो फोन पर वायरल हुए प्रेमेंद्र का वीडियो देखते हैं, जो अपने ठेले पर खाना बना रहा होता है। वो उस वीडियो को देखकर गांव जाते हैं और प्रेमेंद्र से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने अमीरी में इतना घमंड किया जिसकी सजा अब हम भुगत ही रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक आखिरी मौका दीजिए आपकी सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करने का। प्रेमेंद्र उन दोनों के आंसू पोंछकर उन्हें गले से लगाता है और वो उन दोनों को माफ कर देता है। वो दोनों उसका ढाबा संभालते हैं और उसे आराम करने देते हैं। ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे इकट्ठा करने के बाद कीर्ति एक रेस्टोरेंट खोलती है और अपने जीवन में खूब तरक्की करती है और जीवन भर अपने पिता को अच्छे से संभालती है। एक गांव में सदानंद कहकर एक गरीब आदमी और उसकी बीवी इंदु दोनों शादी, ब्याह और बाकी फंक्शंस में खाना बनाने का काम किया करते थे। सदानंद और उसकी बीवी इंदु दोनों बहुत मेहनती थे। लोगों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता और सबसे ज्यादा तो उनके हाथ का बना हुआ बटर चिकन। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने काम से कम फायदा होने लगता है। उन्हें काम बिल्कुल नहीं मिलता, जिस कारण सदानंद और इंदु बहुत परेशान से रहने लगते हैं। लॉकडाउन के बाद तो अब शादियों में गिने चुने लोगों को ही आने की अनुमति है, जिस कारण सभी अब अपनी शादियों में खुद ही खाना बना रहे हैं। और इसी वजह से हमें काम ना के बराबर मिल रहा है। जी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या कैसे होगा। घर में राशन भी खत्म होने को आया है। आप वो हीरा लाल के यहाँ पर गए थे ना, उसे किसी फंक्शन के लिए खाना बनाने के लिए लोग चाहिए थे। हाँ इंदु, लेकिन हीरा लाल ने कहा कि उन लोगों ने खाना बनाने वाले ढूंढ लिए हैं। उनके बेटे का नामकरण है, उसका फंक्शन है। अरे नहीं, एक काम मिला था वो भी हाथ से गया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। 2 दिनों तक इंदु जैसे तैसे घर में बचे खुचे राशन से काम चला लेती है, लेकिन 2 दिन बाद घर में सारा राशन खत्म हो जाता है। अरे इंदु, चाय बनी कि नहीं अभी तक? टेंशन के मारे सिर फटे जा रहा है मेरा। अरे जल्दी से लाओ ना। जी माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको चाय नहीं दे सकती। घर में ना दूध है ना चीनी। मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं शायद। मैं उनसे आपके लिए राजू चाय वाले से चाय ले आती हूँ, साथ में बिस्किट या बन मस्का भी ले आती हूँ। अब दोपहर को तो कुछ नहीं है खाने को, रात में मंदिर के भोजन से काम चला लेंगे। ठीक है इंदु, एक काम करो, तुम रहने दो, मैं जाकर चाय लाता हूँ। 2 पैसे। इंदु की जगह सदानंद चाय लेने जाता है। तभी वहां पर वो व्याकुल हीरालाल को उसी के घर की तरफ जाते हुए देखता है। अरे हीरालाल, अरे रुको तो 1 मिनट। सदानंद, अच्छा हुआ तू यहीं पर मिल गया। मैं तेरे ही घर जा रहा हूँ। सुन, जल्दी से तू और भाभी जी तैयार हो जाओ दोनों। वो अंतिम समय पर उस खाना बनाने वाले की तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण वो और उसका भाई आज खाना बनाने नहीं आ सकते। तो इसीलिए तेरा ही चेहरा आया दिमाग में सबसे पहले। अरे धन्यवाद मेरे भाई। मैं और इंदु, हम दोनों अभी आ रहे हैं। पता बता। सदानंद और इंदु उस नामकरण के फंक्शन में जाकर खाना बनाते हैं और उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, जिनसे उनका 1 हफ्ते का गुजारा आराम से हो जाता है। इंदु अब सोचती है, जी हम कब तक यूं ही शादी ब्याह और बाकी फंक्शंस में यूं ही खाना बनाते रहेंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा,
जिससे हम रोज पैसे कमाते रहें। लेकिन इंदु, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोलें? इंदु की ये बात सुनकर सदानंद चौंक जाता है। ये तुम क्या कह रही हो इंदु? एक ढाबा? तुम्हें पता तो है ना एक ढाबे को बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, और तो और उसमें बनाने वाले खाने का खर्च अलग। जी आप पूरी बात तो सुन लेना पहले। हम अपने घर के आंगन को ही ढाबा बना देंगे। भगवान की कृपा से हमारा आंगन बहुत बड़ा है, लोग आसानी से उसमें बैठकर खाना खा सकते हैं। और रही बात क्या बेचने की, तो हम लोगों को कई सारी नहीं बल्कि एक ही पदार्थ बनाकर बेचेंगे जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद भी आए और ज्यादा बिके भी। हाँ इंदु, ये वाला सुझाव काफी बढ़िया है। मैं सोच रहा कि क्यों ना हम बटर चिकन ही बेचें। वैसे भी हम दोनों जहां कहीं भी खाना बनाने जाते हैं, सभी सबसे ज्यादा हमारे हाथ के बने बटर चिकन को खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, एकदम सही विचार है। बटर चिकन जैसा पदार्थ तो लोग बड़े चाव से खाएंगे। इंदु और सदानंद अपने घर के आंगन को एक ढाबे में बदल देते हैं और उसका नाम स्पेशल बटर चिकन ढाबा रखते हैं। एक ही दिन में उनके ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सभी को उनके हाथ का बना बटर चिकन बहुत पसंद आता है और उनका दिल खुश हो जाता है। ओहो, क्या स्वाद है जी, क्या स्वाद है। इस बटर चिकन ने तो बड़े से बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलने वाले बटर चिकन तक को फेल कर दिया भाई। वाह, सच में मैं इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गया हूँ, लेकिन इससे अच्छा बटर चिकन कहीं भी नहीं खाया। वाह। अरे आप दोनों मियाँ बीवी के बनाए इस बटर चिकन में पक्का किसी जादू इंग्रेडिएंट की मिलावट हुई है, हाँ? अरे भाई, बटर चिकन से तो मुझे प्यार हो गया है, प्यार। आज तो मैं जी भर के बटर चिकन खाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब इंदु और सदानंद का ढाबा पूरे गांव में फेमस हो चुका था। हर संडे को तो उनके ढाबे पर इतनी लंबी लाइन लगती है कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता था। इंदु और सदानंद आए दिन नई नई स्कीम्स और मार्केटिंग टेक्निक्स को अपनाकर अपने ढाबे पर ग्राहक आए इसकी योजना करा करते थे। अरे वाह, इस बटर चिकन ढाबे पर जिसने भी 3 मिनट में सारा बटर चिकन चट कर लिया ना, उसे पूरे 5 प्लेट बटर चिकन फ्री मिलेगा। और अगर कोई हारा तो उससे उस मुफ्त में खाए बटर चिकन के पैसे भरने पड़ेंगे। भाया, ये सब अपने बस की बात ना है। चल चल, यहां से चलते हैं। ओफो यार, तू भी ना सच में भीगी बिल्ली रहेगा। अरे रिस्क ना लेना ही खुद में एक तरह का रिस्क है। चल अपनी किस्मत को आज आजमा कर ही देखते। वो दोनों ग्राहक उस चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने में असफल रह जाते हैं। इसी तरह दिन ब दिन बटर चिकन ढाबे की रेपुटेशन गांव में किसी बड़े से रेस्टोरेंट से भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी एक दिन अचानक गली में घोषणा होती है कि अगर 3 दिनों के अंदर ही अंदर उस गली के लोगों ने अपने अपने घरों को खाली नहीं किया तो वो तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि उन घरों की जगह पर एक सुंदर सा बंगला बनने वाला था जो कि किसी अमीर आदमी का होता है। सभी गली वाले इस बात को सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं। अभी अभी ही हमारे जीवन में जरा सी खुशियां क्या आ गई, उन्हें तुरंत नजर लग गई। अब हमें इस घर को छोड़कर कहीं और रहने जाना होगा, और इस घर को खाली करना मतलब हमारे बटर चिकन ढाबे को बंद करना। जी, मेरा तो यही सोचकर बीपी हाई हो रहा है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा मेरे कान्हा जी सब सही करेंगे। मकान ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक घर भी मिल जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है और उनके सामने अब ढाबे को खोलने की समस्या खड़ी हो जाती है। अब घर भी मिल गया, लेकिन हम हमारा बटर चिकन ढाबा कहाँ खोलेंगे? घबराओ मत इंदु, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मैं और भी जगहों पर जाकर ढाबे के बारे में पता लगाता हूँ। क्या पता कोई बड़े दिल वाला हमें अपना मकान दे दे, कम पैसों में ढाबा फिर से खोलने। हाँ जी हाँ, यही कीजिए। सदानंद गांव में कई जगहों पर जाकर ढाबे के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं कोई जगह या मकान नहीं मिलता। जब वो शाम में बाजार से लौट रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक समोसा और वड़ा पाव वाला ट्रक में समोसा वड़ा पाव बना बनाकर लोगों को बेच रहा है। अरे वाह, ये तो ट्रक ढाबा है। क्यों ना इंदु और मैं अपना एक ऐसा ही ट्रक ढाबा खोल ले। सदानंद ये बात जाकर इंदु को बताता है।
हाँ हाँ जी, वैसे भी आपके दोस्त विभूति के पापा की ट्रक वैसी ही पड़ी है उनके रिटायरमेंट के बाद। विभूति तो एक बार आपको वो ट्रक मुफ्त में भी देने के लिए राजी हो गया था, लेकिन आप ही ने मना किया था। आप उनसे बात कीजिए न जाकर। हाँ इंदु। सदानंद अपने दोस्त विभूति के पास जाकर उसके पापा की ट्रक को ले लेता है और वो उसकी बहाली करके उसे एक ढाबे के रूप में बदल देता है। सभी बटर चिकन ट्रक ढाबे पर बटर चिकन खाने आते हैं और इस बार तो ट्रक ढाबे के जरिए उस आंगन वाले ढाबे से भी ज्यादा मुनाफा होने लगा था। सदानंद पैसे इकट्ठा होने के बाद विभूति को ट्रक के पैसे दे देता है और वो और इंदु दोनों एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।